नमस्कार दोस्तों। संविदा विधि की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है असंभव कार्य करने का करार। और उसके बाद संदेहों का विनियोग, नवीन विखंडन और परिहार, ये तीन टॉपिक आज के हमारे कवर होंगे। असंभव कार्य करने के सिद्धांत में जो फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है या असंभव कार्य करने का करार, उसमें तीन बातें हैं। पहले चीज़ तो ऐसा करार जो पहले से असंभव हो, दूसरा करार जो बाद में विधि विरुद्ध या असंभव हो जाए, और तीसरा जिसमें कोई पक्षकार ये जानता हो कि उसका विधि विरुद्ध या असंभव होना, उस बात को वो जानता हो। तो पहला जो होता है करार, जो ऐसा करार जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए हो जो असंभव हो, वो स्वतः शून्य होता है, यानी पहले से ही वो करार शून्य होता है। दूसरा करार जो संविदा करने के समय वैलिड हो, संभव हो, लेकिन बाद में असंभव हो जाए, तो जब वो असंभव हो जाता है तो वो शून्य हो जाता है। तीसरी बात, इसमें जो तीसरा पैराग्राफ बताया गया है कि इसमें एक पक्षकार को ये पता होता है कि कोई ऐसा करार किया जा रहा है जो विधि विरुद्ध या असंभव है, तो उसमें ऐसे कार्य, ऐसी संविदा के अपालन से, या जो संविदा असंभव हो जाती है उसके अपालन से जिस पक्षकार को हानि होती है, वो पक्षकार प्रतिकर पाने का हकदार होता है। इसके तीन दृष्टांत दिए गए हैं, क, ख और ग, जो तीनों पैराग्राफ के अलग अलग क्रमशः दृष्टांत हैं। जिसमें पहला जो पैराग्राफ दिया गया है सेक्शन 56 में बताता है कि वह करार जो कार्य ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, स्वतः असंभव है, यानी पहले से पता है वो असंभव है, वो शून्य होता है। जैसे एक जादू से गुप्त धन का पता लगाने के लिए खास का करार करता है, या करार शून्य है। तो ये बात तो पहले से पता है कि ऐसा करार असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, इसलिए करार शून्य है। जो पैराग्राफ 2 है, दूसरा पैराग्राफ है, उसका दृष्टांत ख है, जो कहता है कि उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, जो बाद में, पहले तो वैलिड रहे लेकिन बाद में असंभव हो जाए। तो क जो पहले से ग से विवाहित है, जिसके लिए बहुपत्नित्व उस विधि द्वारा, यानी एक पहले से एक महिला की शादी किसी के साथ हो रखी है और वो दूसरे के साथ विवाह करने की संविदा करता है, तो यहाँ पर वचन के अपालन से जो हानि होगी वो खा को देनी होगी, क्योंकि ये तीसरा ग है, तीसरे पैराग्राफ का तीसरा दृष्टांत है कि उसको पहले से पता था कि बिना विवाह विच्छेद किए हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, और फिर भी वो उससे करार करती है, संविदा करती है, तो वहाँ पर उसके अपालन से हुई हानि के लिए पक्षकार को प्रतिकर देना होगा। सेक्शन 57 में है वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हो करने का व्यतिकारी वचन। व्यतिकारी वचन सेक्शन 2F में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्रतिफल या उसका भाग हो, जहाँ पर दो पक्षकार दो शर्तों को साथ साथ पालन करने की संविदा करते हैं, और या तो उनका क्रम निश्चित किया जाता है तो क्रम के अनुसार, अन्यथा जो संविदा में अंतर्विष्ट होता है, संविदा में लिखा होता है कि इस तरीके से संविदा का पालन किया जाएगा, तो संविदा के अनुसार। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम बात वैध हो, दूसरी बात अवैध हो। तो जो वैध बात का वचन है वो प्रथम संवर्ग संविदा है और दूसरा संवर्ग शून्य करार है। ऐसा क्यों किया, ऐसा किस लिए है? क्योंकि सेक्शन 24 में हम लोगों ने पढ़ा है कि भागता प्रतिफल और उद्देश्य अवैध हो तो शून्य होता है, तो वहाँ पर हम उन दोनों बातों को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो बातें हैं वहाँ पर हम इनको अलग कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत देखते हैं इसका, सेक्शन 57 का आपको समझ में आ जाएगा। दृष्टांत पढ़िए आप लोग, डायरेक्ट अपने पास में रखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। एक क और ख करार करते हैं कि ख को एक ग्रह का 10,000 रुपये में बेचेगा, किंतु यदि ख एक दूध ग्रह के रूप में उपयोग में लाए तो क को उसके लिए 1,50,000 रुपये देगा। अब यहाँ पर घर को बेचने की जो 10,000 में संविदा है वो प्रथम संवर्ग है, वो शून्य है, वो वैध है, सॉरी। और जो दूध ग्रह यानी जुआ घर के रूप में उसको इस्तेमाल किए जाने की बात की गई है वो शून्य है। तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं।
अब इसी बात को आगे बढ़ा दिया गया है सेक्शन 58 में कि अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो, तो यहाँ पर जो अवैध शाखा होगी उसको लागू नहीं कराया जा सकेगा, जो वैध शाखा होगी उसको लागू कराया जा सकता है। जैसे इसमें जो प्रथम संवर्ग 10,000 रुपये में घर को बेचने की जो संविदा है उसको लागू कराया जा सकता है। अब इसमें जो दृष्टांत दिया गया है, क और ख करार करते हैं कि खा को क 10,000 रुपये में क को खा 1,000 रुपये देगा, जिसके लिए क को खा तत्पश्चात चावल या तस्कृत अफीम डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर जो चावल डिलीवर करने की बात है वो वैध संविदा है, इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। और जो तस्कृत अफीम की संविदा है वो अवैध है, इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 59 में संदायों का विनियोग, यहाँ पर भुगतान का जो एडजस्टमेंट है, यानी जहाँ पर कोई कर्ज लेता है, इंसान ऋण लेता है और फिर कुछ पेमेंट करता है, तो वहाँ पर उन पेमेंट्स का समायोजन या एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। ये इन बातों के लिए जहाँ पर व्यक्ति के एक से अधिक ऋण होते हैं और वो एक पेमेंट देता है, तो उस एक पेमेंट का एडजस्टमेंट, एक पेमेंट का भुगतान किस ऋण के मद में किया जाएगा, इन्हीं बातों को लेकर सेक्शन 59 से 61 तक बताया गया है। तो 59 में बताया गया है जहाँ ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, जहाँ पर भुगतान करने पर ये बता दिया जाए कि इस भुगतान का इस्तेमाल, इस भुगतान का समायोजन जो है अमुक ऋण में किया जाएगा, निश्चित ऋण में किया जाएगा, जो बता दिया गया है, तो उसको उसी के अनुसार समायोजन उसका करना होगा। ठीक है, सीधी सी बात की गई है कि जहाँ पर अव्यक्त रूप से या ऐसी परिस्थितियां जिससे पता चले कि इस ऋण का भुगतान, इस धन का भुगतान एक अमुक ऋण में किया जाना है, एक निश्चित ऋण में किया जाना है, तो उसी ऋण में उसका भुगतान किया जाएगा। 60 में बताया गया है जहाँ ऋण उपदर्शित ना हो वहाँ पर उसका जो भुगतान का समायोजन है वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेनदार है अपने विवेक के अनुसार उसको किसी भी ऋण में उसको एडजस्टमेंट कर सकेगा, चाहे वो परिसीमा वसूली परिसीमा विधि द्वारा बाधित हो या ना बाधित हो। पहले में 59 में ऋण नहीं बताया गया, ऋण बताया गया है तो उसी ऋण में किया जाएगा। दूसरे में ऋण नहीं बताया गया है कि किस ऋण में उस धन का समायोजन किया जाएगा, तो लेनदार अपने विवेक के अनुसार उस ऋण का, उस भुगतान का समायोजन किसी विशिष्ट ऋण में कर देगा जो उसको चुकाया जाना हो। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ये बात, इसकी जो वसूली है परिसीमा विधि द्वारा बाधित हो या ना हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी भी ऋण में कर सकता है। परिसीमा विधि केवल वाद लाने के लिए बाधा उत्पन्न करती है और वो ऋण की वसूली के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती है। सेक्शन 61, जहां दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का समायोजन कहाँ किया जाएगा। तो क्रम के अनुसार, समय क्रम के अनुसार जो भी ऋण लिए गए थे उनके समय क्रमानुसार उनका समायोजन किया जाएगा, चाहे वो परिसीमा विधि द्वारा बाधित हो और चाहे न बाधित हो। लेकिन अगर ऋण समकालिक हैं, यानी साथ साथ लगभग आगे पीछे लिए गए हैं, बहुत कम अंतर नहीं है समय का, तो उनमें क्रमानुसार उनमें समायोजन कर दिया जाएगा। जहाँ तक होता है कि 61 में परिसीमा विधि की बात जहाँ पर की गई है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि परिसीमा विधि जो होती है वो वाद के लाने के लिए होती है, 3 साल का समय होता है कि उसके बाद हम वसूली के लिए कोई भी वाद नहीं ला सकते हैं। लेकिन वाद ना लाने का मतलब ये नहीं है कि हम वसूली नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नया करार उसके बारे में किया जाता है या कोई ऋण समायोजित किया जाता है तो उसको किया जा सकता है। तो ये संदायों का विनियोग था सेक्शन 59 से 61। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वे संविधाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वचन जिनका पालन करना आवश्यक होगा या फिर सेक्शन 37 में पढ़ा कि पक्षकारों को अपनी संविदा का पालन हर हाल में करना होगा, चाहे उन्हें विधि द्वारा कोई छूट या माफ़ी जब तक ना दी गई हो तब तक उन्हें अपनी संविदा का पालन अवश्य करना होगा। तो जो छूट या माफ़ी की बात बताई गई थी उसमें अब सेक्शन 62 को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कब आवश्यकता नहीं है? जब संविदा के पक्षकार पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा ले आए या उस संविदा को विखंडित कर दें
या परिवर्तित करने का करार कर दें तो फिर मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी संविदा बदल दें, नई संविदा लाएं, संविदा विखंडित कर दें या परिवर्तित कर दें तो करने का करार करें तो संविदा पालन की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 63 में वचनग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे सकेगा। तो जो वचनग्रहीता है किसी भी वचनदाता को संविदा के पालन से अभिमुक्ति छूट दे सकता है या उसका मतलब पूरी तरीके से उसको मुक्त कर सकता है संविदा के पालन से, या उसका परिहार यानी छूट जो है पूर्णता या भागता दे सकता है कि उसका कुछ भाग पालन करे कुछ भाग पालन ना करे। तीसरी बात, समय बढ़ा सकता है। चौथी बात, उस पालन के उसके स्थान पर किसी तुष्टि को यानी किसी ऐसी वस्तु को या ऐसे वचन को वो जिसे वो ठीक समय प्रतिग्रहित कर सकेगा, यानी उसके स्थान पर किसी अन्य वचन को प्रतिग्रहित कर सकेगा, किसी अन्य वस्तु को प्रतिग्रहित कर सकेगा तो वहाँ पर उसको उसका परिहार दे सकेगा सेक्शन 63 में। तो 3 बातें हैं सेक्शन 3 में, अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णता या भागता दे सकेगा, समय बढ़ा सकेगा या उस वचन के पालन के स्थान पर दूसरा वचन या कोई अन्य तुष्टि प्रतिग्रहित कर सकेगा। सेक्शन 64 में है शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम, और 65 में शून्य करार के अधीन उसका परिणाम बताया गया है। एक तो पहले शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का परिणाम को पढ़ते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई संविदा किसी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है तो दूसरे पक्षकार को उसका वचन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले लाइन, यानी अगर किसी पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है तो दूसरे पक्षकार को उसके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर शून्यकरणीय संविदा के अधीन संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने कोई फायदा प्राप्त किया है, समझिएगा, शून्यकरणीय संविदा के अधीन संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार ने कोई फायदा प्राप्त किया है तो उसको वापस करना होगा, दूसरे पक्षकार को उस फायदे को वापस करना होगा। ठीक है। सेक्शन 65 में यहाँ पर 64 में शून्यकरणीय संविदा था और 65 में शून्य करार के अधीन जो फायदा प्राप्त किया जाता है और बाद में शून्य हो जाता है, शून्य हो गई हो तो उस फायदे को वो वापस करने के लिए या उसका प्रतिकर देने के लिए आबद्ध होगा। ठीक, तो ये था 65 तक। और 66 में शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंग्रहण की रीति। तो ये जो परिणाम है वही सेक्शन 5 में जो बताया गया है प्रतिसंग्रहण की रीति, सेक्शन 6 में बताया गया है कि प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है, और विखंडन संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंग्रहण की रीति संसूचना 4 में बताई गई है और रीति जो है वो 6 में बताई गई है कि हम कैसे प्रतिसंग्रहण कर सकते हैं और विखंडन की सूचना कैसे दे सकते हैं। तो 4 में जो बताया गया है प्रतिसंग्रहण की संसूचना उस व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लीट हो जाती है जो प्रतिसंग्रहण करता है, जैसे वो भेज दी जाती है किसी ऐसे तरीके से कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, और उस व्यक्ति के विरुद्ध तब कंप्लीट हो जाती है जब जिससे प्रतिसंग्रहण किया जाता है जब उसके ज्ञान में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो प्रतिसंग्रहण की रीति हो गई। और विखंडन की संसूचना हो गई, और प्रतिसंग्रहण की रीति कैसे होती है, सूचना द्वारा। और लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम, जो विहित समय है उसके बीत जाने के बाद पूर्वभावी शर्त की पूरा करने में असफलता से या प्रस्थापक की मृत्यु और मृत्यता से प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है। सेक्शन 67 में पालन के लिए युक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। तो यदि कोई वचनदाता किसी वचन के पालन के लिए किसी बात या शर्त से आबद्ध होता है और वो बात व शर्त का पालन नहीं करता है, उचित सुविधा प्रदान
नहीं करता है तो फिर वचनग्रहीता वचनग्रहीता अगर ऐसा करता है कि उसको युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है या उसका पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो वचनदाता ऐसी उपेक्षा या इनकार से वचनदाता की माफ़ी हो जाती है और वो उस वचन का पालन करने से बाध्य नहीं होता। यानी जहाँ पर कोई वचनग्रहीता किसी वचनदाता को कोई वचन देता है किसी सुविधा को देने के लिए या किसी वचन का पालन करने के लिए कि या किसी शर्त से आबद्ध होता है और वो उस बात का पालन नहीं करता है, उसको उपलब्ध नहीं कराता है, तो वहाँ पर वचनदाता की माफ़ी हो जाती है। तो जो बात सेक्शन 37 में बताई गई थी कि जब तक कि विधि द्वारा उसको कोई छूट या माफ़ी ना दी गई हो तब तक वो संविदा का पालन करने से बाध्य होता है। तो 67 में उसको छूट या माफ़ी दी गई है कि वचनग्रहीता जब अपने वचन का पालन या नहीं करता है या युक्तियुक्त सौकर्य देने में उपेक्षा या इनकार करता है तो वो उसकी माफ़ी हो जाती है। दृष्टांत देखिएगा इसमें कि क के गृह की मरम्मत करने की ख से क संविदा करता है। जिन स्थानों पर उसकी मरम्मत की जानी है उन मरम्मत के स्थानों पर का नहीं बताता है कि कौन कौन सी जगह पर मरम्मत की जानी है, तो ऐसी संविदा के पालन के लिए क की माफ़ी हो जाती है यदि वह ऐसी उपेक्षा या इनकार से हुआ हो। यानी यहाँ पर जो का उत्तरदायित्व था वो ऐसे मरम्मत की स्थानों को बताने का था जिसकी मरम्मत की जा सके, और उसने इन ऐसे स्थानों को बताया ही नहीं या उसकी उपेक्षा की, तो वहाँ पर वचनदाता की माफ़ी हो जाती है। अब नया अध्याय है, नया चैप्टर 5 संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदस्य कतिपय संबंधों के संबंध में, यानी संविदा कल्प क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी संविदा है जो विधि द्वारा की जाती है, विधि द्वारा आरोपित की जाती है पक्षकारों पर, और ये एक तरफा संविदा होती है। इसमें दोनों पक्षकार शर्त नहीं रखते हैं और ये विधि द्वारा दूसरे पक्षकार को बाध्य किया जाता है, बाध्य होता है, और विधि द्वारा ऐसी संविधाओं का निर्माण होता है। इसमें सामान्य संविदा की तरीके से दोनों पक्षकारों के द्वारा कोई शर्तें नहीं रखी जाती हैं, किसी स्वीकृति या प्रस्थापना का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि दूसरे पक्षकार को कोई फ़ायदा हो और या उसके हित के संबंध में कोई कार्य किया जाए, तो दूसरा पक्षकार जो पक्षकार ऐसा कार्य करता है उससे वो अपने खर्चों को या प्रतिकर का दावा या उन व्ययों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तो एक सिद्धांत है अंग्रेजी विधि में कि धनी दूसरे के धन से धनी होने का सिद्धांत, तो उस बात को बिल्कुल मना कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के धन से धनी नहीं हो सकता है। ये अच्छी लोकनीति नहीं है। तो यही बात सेक्शन 68 से 72 तक बताई गई है। तो सेक्शन 68 में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी असमर्थ व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसको वो सामान या आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति उन व्ययों को कहाँ से प्राप्त करने का हकदार है। तो ऐसा जो असमर्थ व्यक्ति है, जैसे पागल हो गया, विकचित हो गया, पागल हो गया, इंसान पर्सन हो गया या माइनर हो गया, तो इनकी आवश्यकताओं पर खर्च किए गए धन को व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकता है। दूसरी बात जो बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धन शोध्य हो, दिया जाना हो, और कोई अन्य व्यक्ति उससे उसकी तरफ से पेमेंट कर देता है, कोई व्यक्ति दे देता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए धन को उससे उस पक्षकार से वसूल कर सकता है जिसकी तरफ से वो धन दिया गया। तो अनुग्रह 70 में है अनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। अगर किसी व्यक्ति का आशय अनुग्राहिक ना रहा हो, यानी बिना पैसे का ना रहा हो, निःशुल्क ना रहा हो, तो उस कार्य से
फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वो उसको उस परिदत्त चीज़ के बारे में प्रतिकर प्रदान करे या उसे वापस करे। सेक्शन 71 माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व उपनिहिती का होता है। उपनिहिती धरोहरकर्ता, जो किसी माल का धरोहरकर्ता होता है उसको उपनिहिती कहते हैं, और उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है उस माल की सुरक्षा करने का, उस माल को वापस करने का उसके मालिक को, और उसके साथ साथ उसके कुछ अधिकार भी होते हैं कि वो माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति से उसका अपना खर्चा प्राप्त करे, या उसके संबंध में अगर कोई इनाम की घोषणा की गई है तो वो इनाम प्राप्त करे। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे पढ़ेंगे उपनिधान और उपनिहिती के बारे में। अब 72 में बात की गई है कि जिसको भूल या प्रपीड़न से कोई वस्तु दे दी गई है, यानी किसी व्यक्ति के भूल से कोई वस्तु दे दी गई है, प्रपीड़न से कोई वस्तु दे दी गई है, तो उसे वो वापस करेगा। तो ये सेक्शन 56 से 72 का आज का चैप्टर था। तो एक बार हम ओवरऑल इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। 56 में असंभव कार्य करने का सिद्धांत 3 बातें हैं। पहले से असंभव हो, दूसरा बाद में असंभव हो जाए, तीसरा कोई व्यक्ति ये जानता हो और असंभव कि ये कार्य असंभव है फिर भी वो ऐसा करार करे तो उसके अपालन से जो हानि होगी वो उसको देगा। ठीक है, ये 56 में था। 57 में वैध और अवैध बातों को करने का व्यतिकारी वचन जो अवैध हों। तो इसमें जो वैध बातें होती हैं वो वैध बातों की प्रथम संवर्ग संविदा होती है, और जो अवैध बातों का द्वितीय संवर्ग होता है वो शून्य होता है। ठीक है। 58 में इन्हीं बातों को लागू करने की बात की गई है कि जिसकी एक शाखा अवैध हो तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, तो उसकी वैध शाखा को लागू कराया जा सकता है। 59 से 61 तक संदायों के विनियोग की बात की गई है, जहाँ पर ऋण बताया गया हो और वहाँ पर किसी रकम का भुगतान किया जाए तो उस रकम को उसी ऋण में एडजस्ट किया जाएगा, उसी ऋण में समायोजित किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात, जहाँ पर ऋण ना बताया गया हो और जिसका उन्मोचन किया जाना है तो वहाँ पर संदाय का जो भुगतान है उसका समायोजन कैसे किया जाएगा ये लेनदार अपनी विवेकानुसार करेगा। ठीक है। और तीसरी बात 61 में, जहाँ पर कोई भी विनियोग नहीं करता है तो उनको समय के क्रमानुसार उनका समायोजन किया जाएगा, या अगर ऋण समकालिक है तो उनको अनुपातों में बांट दिया जाएगा। अब 62 से 72 तक बात की गई है। वे संविधाएं 62 से 67 तक बात की गई है, वे संविधाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको विधि द्वारा ऐसे कह सकते हैं कि छूट या माफ़ी दी गई है। सेक्शन 37 में बात की गई कि ओब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के पक्षकारों की बाध्यता, संविदा पालन की बाध्यता। तो उसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जो संविदा करता है, संविदा करने की प्रस्थापना करता है, उसको उसका पालन अवश्य करना होगा जब तक कि विधि द्वारा उसको कोई छूट या माफ़ी नहीं दी गई है। तो 62 में यही बात की गई है कि कब उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। 62 में बताया गया है संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। जब किसी पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा का गठन कर लिया जाता है तब पुरानी वाली संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, या उस संविदा को विखंडित कर दिया जाता है तो आवश्यकता नहीं होती, या उसका परिवर्तन कर दिया जाता है, कोई नई शर्त जोड़ दी जाती है नई पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा में, तो वहाँ पर पुरानी वचन का पालन करना आवश्यक नहीं रह जाता। वचन ग्रहीता अभिमुक्त या परिहार दे सकेगा या कर सकेगा। तो अभिमुक्त दे सकेगा किसी वचन के पालन से, या उसका परिहार छूट दे सकेगा पूर्णता या भागता, पूरी तरीके से या पार्ट में। समय बढ़ा देगा उसका, या फिर उसके स्थान पर किसी वचन को प्रतिग्रहित कर सकेगा, उसके लिए कोई तुष्टि यानी जिससे उसको उसका बैलेंस बनता हो वचन के पालन का, उसके स्थान पर वो उसको स्वीकार कर सकेगा। तो पहला अभिमुक्त या परिहार दे सकेगा, पूर्णता या भागता। दूसरा समय बढ़ा सकेगा। तीसरा तुष्टि प्रतिग्रहित कर सकेगा किसी वचन के पालन के स्थान पर।
फिर 64 में है शून्यकर्णी संविदा के विखंडन का परिणाम। तो जो व्यक्ति पक्षकार के किसी एक पक्षकार के विकल्प पर कोई संविदा शून्यकर्णी है और उसने उससे कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो वो उस फायदे को वापस करने का बाध्य होगा। ठीक है। 65 में है कि शून्य करार के अधीन अगर कोई फ़ायदा प्राप्त किया है तो उसको वापस करने का बाध्य होगा, प्रत्यावर्तित करने का या प्रतिकर देने का बाध्य होगा उसके लिए। फिर 65 में हो गया। 66 में शून्यकर्णी के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंग्रहण की रीति। तो विखंडन की संसूचना की बात 4 में की गई है कि जो व्यक्ति कोई करार या वचन करार या संविदा विखंडित करता है वो उसके विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब वो उसको इस तरीके से प्रेषित कर देता है कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, तो उस रिवोक करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लीट हो जाती है संसूचना, और जिससे ये की गई उसके विरुद्ध तब कंप्लीट होती है जब उसके ज्ञान में आ जाती है। ठीक है। रीति की बात की गई है कि प्रतिसंग्रहण की रीति किस तरीके से की जा सकती है। सेक्शन 6 में बताया गया है, सूचना के द्वारा, लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम के द्वारा, या पूर्वभावित शर्त की असफलता, या प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता। तो 67 तक हुआ। फिर संविदा कल्प की बात की गई है चैप्टर 5 में। संविदा कल्प क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा भी जिसको कहते हैं, और ये विधि द्वारा आरोपित संविदा होती है। इसमें सामान्य संविदा की तरह दोनों पक्षों की तरीके से शर्तें नहीं होती हैं, बल्कि एक पक्षकार के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई फ़ायदा या उसके प्रति कोई ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है, डिलीवरी की गई है, तो उन आवश्यकताओं के खर्चों या उनका प्रतिकर वो उसकी संपत्ति से प्राप्त करने का हकदार होता है। सेक्शन 68 में यही बात बताई गई है। यानी माइनर या पागल व्यक्ति की आवश्यकताओं पर खर्च किए गए धन को वो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकता है। ये बिल्कुल उसका अपवाद है जिसमें सक्षम पक्षकार की बात की गई है कि संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार होने चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर दूसरे पक्षकार की तरफ से कोई शर्त या कंडीशन ऐसी नहीं रखी जाती है, और न ही इसमें दोनों पक्षकारों की संविदा करने की आवश्यकता होती है, विधि द्वारा आरोपित संविदा होती है। और ऐसा ये इसलिए किया गया है ताकि लोकनीति बनी रहे कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के धन से धनी होने से रोका जा सके। ये इसी सिद्धांत के तहत काम करता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे के धन से फ़ायदा नहीं होना चाहिए और दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। 69 में उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से कोई धन देता है, वो व्यक्ति उस धन को उस व्यक्ति से वसूलने का हकदार होता है जिसकी तरफ से वो ऐसा पेमेंट देता है। 70 में अनुग्राहिक कार्य से फ़ायदा प्राप्त करने पर अगर किसी व्यक्ति का आशय ना हो अनुग्राहिक निःशुल्क कार्य करने का, तो उसके किए गए कार्य का प्रतिकर या खर्चा दूसरे पक्षकार को उसे प्रदान करना होगा। 71 में माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। तो जो माल पड़ा पाता है वो उपनिहिती होता है, उसका कर्तव्य होता है कि उसके स्वामी को ढूंढ कर पता लगाकर उसका माल वापस करे, उस माल की सुरक्षा करे। तो ये उपनीति के तौर पर है। ये 72 में जिसको किसी भूल या धमकी या प्रपीड़न के तहत कोई माल डिलीवर कर दिया जाता है तो उसका ये दायित्व है कि उस माल को उसके असली स्वामी को वापस करे। तो ये हमारा 56 से 72 तक का आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो संविदा भंग के परिणामों के विषय में बताया गया है, जो सेक्शन 73 से 75 तक है। और इसके बाद जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट जो विशेष संविदा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है 124 से 238 तक, उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।